प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका सेकंड पेपर है, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति। इस पेपर के विद्यार्थियों 8th चैप्टर पर हम डिस्कस कर रहे थे। हालांकि कुछ दिनों से इस श्रृंखला को पॉज किया गया था। पिछले दिनों में हमने फर्स्ट ईयर के वापस श्रृंखला को रिज्यूम किया, लेक्चर डालना शुरू किया और आज थर्ड ईयर का काफ़ी समय के बाद लेक्चर वापस मैं डाल रहा हूँ। तो जो जब लास्ट हमने 8th चैप्टर पर हम डिस्कस कर रहे थे, पहले उस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे। चैप्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन 8वां अध्याय है। इसकी गुट निरपेक्ष आंदोलन पर हमने काफ़ी चर्चा की थी पिछले कई वीडियो से, और आगे कुछ वीडियो के माध्यम से हम इस टॉपिक पर डिटेल से और जो शेष जो विषय वस्तु बची है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, असंलग्नता नीति भी इसको बोलते हैं। असंलग्न जो नीति है उसके पूरा उसका जो आशय है, उसके कुछ परिभाषाएं हैं, उसके बारे में हमने जाना, पूरी पृष्ठभूमि हमने जानी। उसके अलावा गुट निरपेक्ष आंदोलन के लक्षण विशेषताएं क्या हैं, इसके अलावा उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, वो सब हमने डिटेल से देखे। देखिए, आज जो हम मूल रूप से चर्चा करेंगे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो संगठनात्मक स्वरूप है उस पर हम चर्चा करेंगे। संगठनात्मक स्वरूप का मतलब इसका जो संगठनात्मक ढांचा कैसा है, इसकी संरचना कैसी है, ठीक है। और उसके बाद में हम गुट निरपेक्ष आंदोलन जब से इस आंदोलन की स्थापना हुई थी, आपको पता है कि 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन से इसकी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत होती है। हालांकि उससे पहले एक पूरी विकास यात्रा है, उस पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं, लेकिन एक औपचारिक शुरुआत, पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था बेलग्रेड से 1961, तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं, और विशेषकर जो शीत युद्धोत्तर राजनीति, जब सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में, और उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन को हम जो देखते हैं, तो उसका जो परिवर्तित स्वरूप है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या परिवर्तित स्वरूप अब कैसा है, तब में और अब में क्या डिफरेंस है, कैसा स्वरूप अब गुट निरपेक्ष आंदोलन का है। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें तो मैं बता दूं, अब तक जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी पिछले सारे वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो सारे वीडियो देख सकते हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सारे वीडियो बिल्कुल सीक्वेंस से आपको मिल जाएंगे, क्रमबद्ध तरीके से आपको मिल जाएंगे, उनका आप पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। और आगे के वीडियो भी वहाँ पूरा बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से वहाँ हम डालेंगे ही। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो संगठनात्मक जो स्वरूप है, ठीक है, वो कैसा है। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, जो जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, देखिए इसके जो बहुत बड़ा कोई संगठनात्मक स्वरूप नहीं है। तीन मुख्य शाखाएं गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्ष जो पूरा एक पूरा मूवमेंट है, इसके तीन संगठन है, तीन स्तर है, तीन आप इन स्तरों की बात कर सकते हैं। जिसमें पहला आप देख पा रहे हैं समन्वय ब्यूरो। पहला क्या है? समन्वय ब्यूरो, ठीक है। उसके बाद दूसरा जैसा कि विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, और तीसरा शिखर सम्मेलन। तो ये तीन जो स्तर पर पूरा इसका जो कार्य प्रणाली है वो चलती है। बहुत ज़्यादा आपको बहुत बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक संक्षिप्त में जानकारी मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में दे भी दी है, थोड़ा हम उसको देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं समन्वय ब्यूरो, तो ये क्या है। देखिए, पहली बात तो समन्वय ब्यूरो जो पूरा इसका है, तो इसके जो कुल वर्तमान में आपको पता है कि जो टोटल जो देश हैं, और वो टोटल देश अगर कहें तो, अगर आपको लेटेस्ट मैं आंकड़े बताऊं, क्योंकि आपको पता है जब इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में 1961 में, तब इसके जो मेंबर्स की संख्या 25 थी पहले शिखर सम्मेलन में। लेकिन वो बढ़ते 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 और आज तक इसकी जो टोटल मेंबर हैं 120 इसके सदस्य राष्ट्र हैं।
लेकिन जो समन्वय ब्यूरो जो इसका अंग है, जो इसका संगठन है, जो इसके अंतर्गत कार्य करता है, वो उसमें 66 जो इसके मेंबर हैं, 120, उनमें से 66 देश इस समन्वय ब्यूरो के मेंबर हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब पूरा जो इस समन्वय ब्यूरो का अगर सबसे मुख्य काम देखें कि जो पूरा जो इसका कार्य है, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सभी देश हैं, उनमें एक तरह से कोऑर्डिनेशन स्थापित हो सके, पूरा समन्वय स्थापित, जो भी विचार विमर्श किया जाए तो समन्वयात्मक तरीके से एक तरह से पूरे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो भी निर्णय लिए जाए, कार्य किए जाएं जिस स्तर पे, तो एक तरह से कोऑर्डिनेशन रहे देशों के मध्य, राष्ट्रों के मध्य आपस में एक समन्वय स्थापित हो। ये इस जो एक तरह से संगठन का मुख्य कार्य है। तो इसके अलावा जो शिखर सम्मेलन जो होते हैं इसके, ठीक है, समय समय पर, तो उसके लिए क्या मसौदे होंगे, मतलब शिखर सम्मेलन का एजेंडा क्या होगा, तो वो इसका जो मुख्य कार्य है, ठीक है, कि मसौदे तैयार करना शिखर सम्मेलन के लिए। नेक्स्ट विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं जो समन्वय ब्यूरो का जो और जो कार्य है, अंतर्राष्ट्रीय मंच जहां भी है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर हो या जो अन्य कहीं भी मंच हो इंटरनेशनल, तो वहाँ जब विचार विमर्श होता है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जो प्रभुत्व होता है, तो वहाँ पर जो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तरफ से जो एक तरह से जॉइंट पूरी जो संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाती है, उसकी अगुवाई एक तरह से वो ये समन्वय ब्यूरो ही करता है। तो ये एक इसके कुछ मुख्य जो भूमिका है समन्वय ब्यूरो की, तो संक्षेप में आपको इतना पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीकी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, इतना सफिशियंट आपके लिए। तो ये तो समन्वय ब्यूरो आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा जो इसका संगठन है, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि जितने भी जो इसके मेंबर राष्ट्र हैं, जो इसके मेंबर है 120, उनके जो विदेश मंत्री है वो इस संगठन के मेंबर होते हैं, ठीक है, उनके विदेश मंत्री ये भाग लेते हैं। और जो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अन्य कोई राष्ट्र मान लीजिए भाग लेना चाहता है या इसका मेंबर बनना चाहता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, तो उसके लिए जो आवेदन आते हैं उस पर विचार विमर्श, भाई उसको किस तरीके से उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए जो भी है, तो विचार विमर्श वो करने का मंच यही विदेश मंत्रियों का जो सम्मेलन होता है उसमें उस पर विचार विमर्श होता है, ठीक है। पूरा उसमें शिखर सम्मेलन जो होता है इसका समय समय पर उसमें किस प्रकार के एजेंडा का तो खैर पूरा निर्धारित करना वो समन्वय ब्यूरो का काम है, लेकिन पूरी जो उसकी जो कार्य सूची है वो ये विदेश मंत्रियों का जो सम्मेलन है इसमें तैयार कर ली जाती है, क्योंकि एजेंडा तो समन्वय ब्यूरो तय कर देता है, लेकिन किस तरीके से कौन किन क्या क्या कार्य शिखर सम्मेलन में किस तरीके से किए जाएंगे, तो उसकी पूरी जो सूची है, पूरा जो लिस्टिंग है वो ये शिखर सम्मेलन के द्वारा की जाती है, ठीक है। तीसरा जो संगठन आप देख पा रहे हैं शिखर सम्मेलन, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो इसका ढांचा है, संगठन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। और प्रत्येक 3 वर्ष में, ठीक है, इसकी बैठक होती है। कई बार ये ऐसा नहीं रहा, ऐसा भी हुआ है कि ये कई कारणों से इधर उधर भी थोड़ा सा हुआ है। वैसे सामान्यतः प्रत्येक 3 वर्ष में जो इसकी एक शिखर सम्मेलन बैठने का प्रावधान है, और यहाँ जो संबंधित राष्ट्र है उनकी जो राष्ट्राध्यक्ष है, राज्याध्यक्ष है, जो शासनाध्यक्ष है, वो इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि इसीलिए इसकी जो शिखर सम्मेलन की जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और जो मुख्य निर्णय वो यहीं लिए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ये स्तर है वो यही है, क्योंकि यहाँ जो मुख्य उन राष्ट्रों के जो शासनाध्यक्ष या जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भाग लेते हैं। और देखिए जैसे अब शिखर सम्मेलन इसके सारे तो आपको याद नहीं रह पाएंगे, लेकिन हाँ कम से कम आपको पहला शिखर सम्मेलन और अंतिम शिखर सम्मेलन, तो अब तक की जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसके हिसाब से जैसा कि मैंने पहला तो आपको बता ही दिया, बेलग्रेड में हुआ 1961 में, ठीक है, वो आपको कई बार परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। और अंतिम शिखर सम्मेलन यहाँ मैंने आपको दे दिया है, ये 18वां शिखर सम्मेलन हुआ है, 2019 में हुआ है, बाकू अजरबैजान, ठीक है, बाकू अजरबैजान में, ये अजरबैजान का सिटी है बाकू, ठीक है, यहाँ पर ये 18वां शिखर सम्मेलन हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे अगर आप वैसे तो नेट पे भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैंने चला कि अतिरिक्त भार आप पर डाला नहीं है, आपको सारे याद रखने की जरूरत भी नहीं है, संभव भी नहीं, शायद हो भी नहीं पाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इसका जो पूरा जो स्ट्रक्चर है
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, वो आपको यहाँ बता दिया गया है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो परिवर्तित स्वरूप है उस पर हम चर्चा करेंगे कि अब परिवर्तित स्वरूप का मतलब विद्यार्थियों यहाँ पर वही कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब, या फिर हम इसको यूं कहें कि शीत युद्ध का जब अंत हुआ था 1961 में, ठीक है, उससे पहला का जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसके बाद का आंदोलन, उनमें किस तरीके से इस आंदोलन में पूरा चेंजेज आया, तो वो हम देखते हैं। आइए विद्यार्थियों, यहाँ जैसा कि मैंने आपको कहा, आप देख भी पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो परिवर्तित जो स्वरूप है, या हम ये कहें कि इसमें क्या चेंजेज आए हैं, विशेषकर शीत युद्धोत्तर जो विश्व में। देखिए, जैसा कि यहाँ सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि गुटनिरपेक्ष जो नीति है, या ये जो पूरा मूवमेंट है, पूरा जो आंदोलन है, वो समय के हिसाब से एक तरह से व्यवहारिक या अधिकाधिक जो सक्रिय, या फिर इसको हम यूँ कहें गत्यात्मक अथवा व्यवहारिक बनती जा रही है। देखिए, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। या गत्यात्मक और व्यवहार का मतलब गतिशील, गत्यात्मक का मतलब है गतिशील, बिल्कुल एक्टिवली ये आगे बढ़ तो रही है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इससे पहले जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चल रहा था, वो एक पूरा आदर्शवादी, ये पूरा संगठन या पूरा आदर्शवादी तरीके से ये पूरा मूवमेंट चल रहा था। ठीक है। और एक तरह से नैतिकता के आधार पर पूरा जो इसके जो सिद्धांत और उद्देश्य, तो सभी राष्ट्र, इसके जो मेंबर थे, वो अपने उन उद्देश्यों, उन सिद्धांतों के आधार पर ही इस पूरे मूवमेंट को फॉलो करते थे और उस आधार पर चलते थे। लेकिन शीत युद्धोत्तर राजनीति के बाद विद्यार्थियों हुआ ये कि कई राष्ट्रों ने ये प्रश्न भी उठाया था कि जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत, जब पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, और ऐसे समय में इसकी हुई थी, क्योंकि जब गुटीय राजनीति से अलग रहने के लिए या अपने एक सक्रिय नीति, अलग तरीके स्वतंत्र नीति अपनाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी। लेकिन जब 1991 में एक गुट सोवियत संघ का विघटन हो गया और एक ध्रुवीय विश्व का आविर्भाव हुआ, मतलब अमेरिका ही एक गुट बच गया, महाशक्ति बच गया, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अब समाप्त कर देना चाहिए। तो ऐसे भी प्रश्न उठाता। तो लेकिन अब यहाँ पर हुआ ये कि ये समाप्त तो नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी इसकी प्रासंगिकता है, उस पर भी हम आगे जिक्र करेंगे, पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ये एक अलग तरीके से ये चलता रहा, क्योंकि राष्ट्रों ने अब वो आदर्शवादिता, वो यथार्थ, वो जो व्यवहारिक या आदर्शवादिता, उस स्वरूप को छोड़ा और व्यवहारिक तरीके से इस नीति को अपने अपने हिसाब से फॉलो किया, वो आगे चली। उसको थोड़ा सा और हम आगे बताएंगे आपको कि किस तरीके से इसमें ये पहले आदर्शवादी थी और अब यथार्थ हुई। ठीक है। अब ये कुछ जो पॉइंट्स हैं, उनके माध्यम से हम इसके परिवर्तित स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें किस तरीके से जो नवीन, आप ये कह सकते हैं कि जो शीत युद्धोत्तर राजनीति में जो नवीन प्रवृत्तियाँ, ये जो मुख्य बातें, जो इसका परिवर्तित स्वरूप है, वो किन किन बिंदुओं पर आधारित है और क्या इसमें परिवर्तन रहे, इन पॉइंटों के माध्यम से, जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला है कि स्वतंत्र विदेश नीति का प्रमुख तत्व। देखिए, यहाँ पर सबसे एक महत्वपूर्ण बात, ये परिवर्तित स्वरूप ये आया कि इसमें ये रहा, ये एक मुख्य बात रही कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में उभर के सामने आया। हालांकि पहले भी ऐसा था, ऐसा नहीं था, पहले ये बात थी, लेकिन अब सब राष्ट्र स्वतंत्र हो गए, मतलब अपने अपने हिसाब से वो गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाते थे, एक स्वतंत्र रूप से। भाई, उनको किसी भी जो महाशक्ति या किसी भी गुट में शामिल ना हो, क्योंकि अब यहाँ पर खैर गुट बचा ही नहीं था, अब तो एक महाशक्ति अमेरिका थी। लेकिन यहाँ ये रहा कि प्रत्येक देश ये मानता था कि हम स्वतंत्र है और हम हमारे हिसाब से इस मूवमेंट में हम भाग लेंगे। आंदोलन समाप्त तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रासंगिक था, इसकी रेलिवेंस थी। तो एक तो स्वतंत्र विदेश नीति राष्ट्रों ने बहुत ज़्यादा स्वरूप में इसको अपनाई, एक तो ये इसमें चेंजेज आया। दूसरा जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं कि सैनिक गुटों से अलग रहना गुटनिरपेक्षता का अनिवार्य तत्व नहीं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट विद्यार्थियों हैं। देखिए, इससे पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो पूरा सिद्धांत भी थे, उसमें ये बात थी कि जो सदस्य राष्ट्र होगा वो किसी भी सैनिक संगठन का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि उस समय आपको पता है शीत युद्ध के समय नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, ये सैनिक गुट थे
क्योंकि अमेरिका की जो पूंजीवादी गुट था अमेरिका के नेतृत्व में, जो नाटो, सीटो और सेंटो, ये 3 गुट तो उनके थे, और एक वार्सा पैक्ट जो सोवियत संघ के नेतृत्व में था, साम्यवादी गुट, उसमें था। तो उस समय ये एक आदर्शवादी नीति थी कि कोई भी जो देश है वो सैनिक संगठनों या किसी उनका मेंबर नहीं रहेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं था, क्योंकि जो नाटो के मेंबर थे वो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मेंबर थे। एक तो ये रहा, वो बाध्यता नहीं थी कि भाई वो सैनिक गुटों से अलग रहना उसकी कोई अनिवार्यता ऐसा नहीं रही थी। अभी एक ये चेंजेज आया, ठीक है। तीसरा एक जो इसमें परिवर्तन आया वो, पहले देखिए, ये जो तीसरा पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि राजनीतिक आंदोलन से आर्थिक आंदोलन की ओर परिवर्तित हुआ इसका स्वरूप। पहले एक राजनीतिक आंदोलन था, क्योंकि स्वतंत्र विदेश नीति भी थी, और एक दोनों जो दो महाशक्ति, दो गुट थे, उनसे अलग रहकर एक अपनी स्वतंत्र तरीके से अपना कार्य करना और आदर्शवादी तरीके से अपने उन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ठीक है। तो वो एक नीति थी। लेकिन अब यहाँ पर आर्थिक जो तत्व है वो भी प्रमुख रूप से उभर के सामने आया, और आर्थिक उद्देश्यों को पूर्ति करने का भी एक संगठन, ये मूवमेंट रहा पूरा, जिसको हम आगे, जैसे कि मैंने कहा था कि इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग को लेकर भी काफ़ी पुरजोर तरीके से उस पर जोड़ दिया गया। तो आर्थिक जो उद्देश्य भी इसमें शामिल हुए। राजनीतिक उद्देश्य से इसका जो पूरा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो स्वरूप है वो राजनीतिक उद्देश्यों से आगे बढ़कर आर्थिक उद्देश्यों की ओर भी बढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा जो परिवर्तन रहा वो औपचारिक संगठनात्मक स्वरूप। देखिए, अब यहाँ पर एक औपचारिक रूप से इसका संगठनात्मक स्वरूप भी निर्धारित हुआ, और एक औपचारिक संगठन की तरह ये पूरा मूवमेंट चलने लगा। इससे पहले इतना औपचारिक नहीं था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जो 5वां पॉइंट आप देख पा रहे हैं, नव उपनिवेशवाद का विरोध। देखिए, पहले इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं था। पहले ये था भाई उपनिवेशवाद, क्योंकि उपनिवेशवाद ही था उस समय, जो राष्ट्रों में उपनिवेश स्थापित थे कई सारी ताकतों के, तो उसका विरोध करना, साम्राज्यवाद का विरोध करना। लेकिन अब यहाँ जो नव उपनिवेशवाद एक नई अवधारणा ने जन्म लिया था, जिसमें कि अलग तरीके से राष्ट्रों पर प्रभुत्व स्थापित करती थी अनेक कई शक्तियाँ, तो उस नव उपनिवेशवाद का विरोध करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल रहा। तो वो भी एक इसमें चेंजेस आया। तो ये कुछ पॉइंटों से विद्यार्थियों आपको पता लग रहा होगा कि किस तरीके से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो स्वरूप है, किस तरीके से समय के हिसाब से वो चेंज हुआ। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे नेक्स्ट और कुछ जो बिंदु हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम उस पर आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में और शेष विषय वस्तु है उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बस अंत में आज आपसे यही अपील करेंगे विद्यार्थियों कि आप अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को भी इस सीरीज़ की वापस जो शुरुआत हुई रिज्यूम, उसकी पूरी आप जानकारी दें, उनको वीडियो साझा करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो और अपनी तैयारी घर पे रहते हुए जो आप कर रहे हैं वो करते रहें, बिना किसी चिंता के, कोविड से अपने आप को सुरक्षित करते हुए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।